तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज नेक्स्ट क्लास होने वाला है। आज का क्लास में हम मॉक टेस्ट 3 करेंगे, ठीक है। जो कि 2 मॉक टेस्ट पूरा हो चुका है। संडे को मैंने क्लास नहीं लिया था कुछ काम होने के कारण। संडे को लगभग आपका बंद रहेगा, ठीक है। तो इस क्लास में हम फुल मॉक टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है। आप लोग अभ्यास करेंगे अपना और कोशिश करेंगे कि आपका कितना स्कोर जा रहा है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। अभी के लिए थोड़े बहुत वीडियोस में थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, पर कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, यानी कि क्वेश्चन में कोई कमी नहीं होगी। और इसमें आपका अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद और कुछ कमेंट्स आने के बाद मैं इसके पीडीएफ फॉर्म भी देने लगूंगा और साथ में आंसर भी देने लगूंगा जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। और पीडीएफ फॉर्म आपको पहले दूंगा ताकि आप पहले मॉक टेस्ट दे दें और फिर क्लास ज्वाइन करें एक्सप्लेनेशन के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मेरा नाम तो सब जानते ही होंगे, मेरा नाम विकास कुमार है और एमजे क्लासेस में आपका एमजे 8 मीन्स मेहता जी क्लासेस, ठीक है। आई थिंक कि मेरा आवाज़ प्रॉपर जा रहा होगा। आज वीडियो में अपना नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लैगी होने के कारण और थोड़ा सा कैमरा में प्रॉब्लम होने के कारण, ठीक है। और लाइव क्लास अभी नहीं लूँगा मैं। लाइव क्लास कम से कम 1000 या 2000 सब्सक्राइबर होने के बाद में, ठीक है। अभी के लिए मैं आप लोगों को ऑफलाइन वीडियो ही दूंगा। आप जब चाहें तब मॉक टेस्ट दे सकते हैं अपने समय अनुसार, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा ये है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लॉ और रख की नीति पॉलिसी यानी पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड अपनाई थी, ठीक है। ये कौन था? ये सबको याद होगा। आपको 2 या 3 सेकंड का ही मैं समय दूंगा, इतने में आप लोगों को, जिसको याद होगा उसको तो पता ही होगा। थिंकिंग करने की कोई उतनी आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो ये ग्यासुद्दीन बलबन होता है, ग्यासुद्दीन बलबन होता है, ठीक है। ग्यासुद्दीन बलबन लॉ और रक्त की नीति लाता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये अपने राजस्व सिद्धांत को मजबूत करने और विद्रोहियों को बेरहमी से कुचलने के लिए ऐसा नीति अपनाता है। और सुल्तान प्रतिष्ठा जो है उसको बनाने के लिए सिजदा और पावोस की प्रथा भी आरंभ की थी। सिजदा और पावोस यानी सिजदा और पावोस, जिसमें क्या होता था, सजदा सजदा करना होता था और पावस मतलब उसके पैर छूने होते थे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है, ठीक है। गठन नहीं, गठन का निर्देश, गठन का निर्देश दिया गया है। तो इसको ध्यान से आप याद रखेंगे। कौन सा अनुच्छेद हो? अनुच्छेद 40 ही होगा, इसमें निर्देश ही दिया जाता है। और ये संविधान के कौन से भाग में आ जाता है अनुच्छेद 40? संविधान के भाग 4 में आ जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्योंकि ग्राम पंचायत आ गया तो राज्य के अंदर में ही आ जाता है। और 40 में बात किया गया है राज्यों को, ग्राम पंचायतों को गठन का निर्देश देता है, ठीक है। जिसे गांधीवादी दर्शन भी माना जाता है, ये आप लोग याद रखें। मेरा एक्सप्लेनेशन साउंड से ज़्यादा होगा, यहाँ लिखूंगा तो नहीं, कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण होंगी वही लिख। और हाँ, अगर आप लोग मांगेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन के साथ मैं पीडीएफ तैयार करके आपको दे दूंगा, साथ के साथ आंसर भी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? आप लोगों को बताना है कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। तो ये कौन हो जाते हैं? कल्पसूत्र भद्रबाहु बनाते हैं, ठीक है। भद्रबाहु बनाते हैं। कल्पसूत्र जो है जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और जिसके रचयिता भद्रबाहु होते हैं। इसमें आपको जैन तीर्थंकरों के जीवन रचयिता यानी जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, ठीक है।
जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है कि उन्होंने अपने जीवन यापन किस प्रकार और किन राहों पे चल के किया, किन चीज़ों को मतलब कि अवॉइड करते हुए और किन चीज़ों को अपनाते हुए उन्होंने अपने जीवन का यापन किया। अगला सवाल, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की बात कर रहा है, ठीक है, एशिया महाद्वीप की, पूरे एशिया। ये आ जाती है यांगतीजी, ठीक है, यांगटीज या यांगतीजी, ये आप बोलेंगे इसे। ये आ जाती है पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है। ये चीन में है, ये आप याद रखेंगे। पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग इसकी आ जाती है 63,000, 6,300, ठीक है। कितनी आ जाती है? 6,300 किलोमीटर। यहाँ पे आप नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो WTO की स्थापना जो है 1995 में किया गया। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है और स्थापना पर विश्व व्यापार संगठन WTO की यानी कि गैट के स्थान पर WTO को लाया जाता है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, ठीक है। जिनेवा आप लोग याद रखें, ज्यादातर जिनेवा ही पूछा जाता है। जितने भी W से स्टार्ट होंगे ये लगभग सब जिनेवा ही होते हैं। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को किस घटना के स्थान पर स्थगित कर दिया गया था? किस घटना के कारण इसका स्थगित कर दिया गया था? तो ये सभी को याद होगा, कौन सा घटना था? कौन सा घटना था? चौरी चौरा कांड, ठीक है, 1922। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ऐसा क्यों होता है कि फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना होती है, ठीक है, और इसी कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, ठीक है। हिंसक घटना क्या होती है कि इसमें लोग मिल के एक पुलिस थाने को पूरी तरह से जला देते हैं, ठीक है, और पुलिस थाने को जलाने के बाद उसमें जो भी पुलिस और जो भी कैदी सब मतलब जो भी होते हैं वो पूरे के पूरे सब चल जाते हैं। तो इसलिए इसको कांड में लिया जाता है। असहयोग आंदोलन था कि असहयोग मतलब कि सहयोग नहीं करना है, जो जो भी विदेशी वस्त्र विदेशी चीजें हैं उन सबको नहीं खरीदना है, नहीं पहनना है, ये असहयोग आंदोलन था। लेकिन लोगों ने क्या किया कि इसको ज्यादा ही महत्व देते हुए इस पे आक्रमणकारी रूप लेकर कुछ और ही करने लगे, जिसके कारण ऐसा कांड हो जाता है और ये कांड सही नहीं था, क्योंकि गांधी जी हमारे क्या होते हैं? अहिंसक होते हैं, इसलिए। किसे आधुनिक भारत का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाएगा बताइए? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय को क्यों कहा जाता है? और भारतीय पुनर्जागरण क्या मसीहा भी कहा जाता है, ठीक है, मसीहा भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक तथा एवं नए भारत का पैगंबर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 में कौन सी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 आप लोग याद रखेंगे, कौन सी
समाज की, ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? ये पशु के लिए पूछ रहा है। कान्हा किसली, पूरा नाम है कान्हा किसली। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बता। आंसर आपका हो जाएगा बारहसिंगा दशहरी हिरण, जिसे दशहरी हिरण भी कहा जाता है, इसे आप बारहसिंगा से जानते हो। ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, कान्हा लिखा है यानी कृष्ण भगवान का नाम, तो मध्य प्रदेश में आ जाएगा ये राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। मध्य प्रदेश में ये राष्ट्रीय उद्यान, और जो कि दुर्लभ प्रजाति बारहसिंगा यहाँ पाई जाती है। और इसे इसके संरक्षण के लिए ही बनाया गया है, बारहसिंगा के संरक्षण के लिए। लोग क्या करते हैं कि इनके सिंगों को बेचने के लिए इन्हें मार डालते हैं, इसलिए इनके संरक्षण के लिए एक उद्यान बनाया गया है। और इस उद्यान का रक्षा करते हैं हमारे फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के किस अनुशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ठीक है, 21 वर्ष पहले होता था मतदान का आयु, जिसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये किस संशोधन द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है। टाइम ना लेते हुए मैं आपको बता देता हूँ, 61 था। ठीक है, लगभग आप लोग ने आंसर कर दिया होगा। आप लोग क्या क्या कीजिए कि एक कॉपी ले लिया कीजिए और उसमें 1 से 100 तक का गिनती कर लीजिए और अपने से आंसर कीजिए। पहला का ए, दूसरे का बी, ऐसे करके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करना है। इसका ए, इसका बी, इसका डी, इसका सी, कुछ भी, मतलब जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको करते जाना। जो सही हो रहा है उसको टिक करते जाना है, जो गलत हो रहा है उसको कट करते जाना, जो सही हो रहा है टिक करते जाना है। बाद में क्या करना है, जो गलत हुए हैं क्वेश्चन उसको आपको नोट डाउन कर लेना है या याद कर लेना है। बस ये काम करते चलना है। इससे क्या होगा कि आपका स्कोर भी पता चलेगा कि इस वाले सेट में आपका स्कोर क्या था, और कितने ऐसे क्वेश्चन, कितने ऐसे टॉपिक रह गए जो आपको याद नहीं है। तो उन्हीं टॉपिक को दोबारा आपको पढ़ना है, बाकी सब टॉपिक को नहीं पढ़ने की जरूरत है, उन्हें बस रिवीजन की जरूरत है। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? बॉक्साइट का उत्पादन आपको बताना है, किसका, बॉक्साइट का। बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है सर्वाधिक? ज्यादातर आप जानते हैं एलिमेंट्स हमारे कहाँ मिलते हैं, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक। बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का मुख्य हिस्सा होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य ऑक्साइड होता है। एल्यूमिनियम का मुख्य ऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, एकाधिकार चीन और चाय का, ये आप जानते होंगे। अलग अलग चार्टर एक्ट आए थे जिससे कि धीरे धीरे करके जो एकाधिकार था इसको खत्म किया गया। पहले क्या था कि पहले सारे व्यापार इसी के हाथ में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इसके कुछ अधिकारों को हटाए गए थे। उसके बाद लास्ट अधिकार रह गया था चाय और चीनी का, और चाय और चीनी का अधिकार भी लास्ट टाइम खत्म कर दिया जाता है 1833। ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम में इसका पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। और चाय और चीनी, चीन से क्या संबंध है कि ये चाय का व्यापार चीन से कर सकता था और इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता था। तो इस अधिकार को हटाते हुए सभी को दे दिया जाता है, और दूसरे भी जो चाहें वो वहां पे व्यापार कर सकते थे। अगला सवाल आ जाता है आपका,
संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ठीक है, संसादत संसा संसदात्मक, ठीक है, मतलब कि संसद संसद प्रणाली में शासन व्यवस्था में सर्वाधिक या वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये होती है हमारे किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। क्यों होती है? क्योंकि प्रधानमंत्री ही जो भी अलाउंस करना होता है, जो भी बदलाव करना होता है, उसमें अग्रिम होते हैं। अग्रिम मतलब किस लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए ये प्रधान होते हैं। तो चुने गए प्रधान होने के कारण ये अग्रिम होते हैं और इन्हीं के पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है। ठीक है, राष्ट्रपति हमारे नाम मात्र होते हैं। ठीक है, उनको साइन करने के लिए और लास्ट फैसला लेने के लिए रखा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? ठीक है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। दर्रों में आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा दर्रा किससे जोड़ता है, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, दर्रों में आपको याद करना पड़ेगा। कौन सा दर्रा हो जाएगा बताइए? जी हाँ, जिसका नाम बहुत ज्यादा सुने आप, जो जिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जो जिला। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मुगल सम्राट अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम बताना है आप। तानसेन को तो आप जानते हो, इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे नवरत्नों में से एक थे रामतनु पांडे, यानी कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। इनके नवरत्नों का नाम आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने के कारण सवाल थोड़े धीमे हैं। आप चाहें तो 2x कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन अगर आपको पहले से पता हो। ठीक, प्रश्न 15 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची बताना है आप। अनुसूची सारा याद रख लीजिए। ठीक है, अनुसूची में आपको 11वीं अनुसूची बतानी है कि किससे संबंधित है। तो ये आ जाता है आपका पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, 73 यानी कि 73वें संविधान सभा संशोधन के द्वारा 1992 में, ठीक है, 1992 में क्या किया गया था? इससे जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को। 11वीं अनुसूची को अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखें। और ये किससे संबंधित है? पंचायती राज्य से। पंचायती राज्यों से जिसमें पंचायतों के कार्य हेतु कितने 29 विषय प्रदान किए गए। कितने? 29 यानी कि 29 विषय इसमें है। अगर पूछ ले क्वेश्चन कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्यों में कितने विषय है, तो आप 29 बताएंगे। इसको भी याद रखें। 16 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन, आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में, नाग पर सवार है अर्जुन। तो अर्जुन, सॉरी, नाग और अर्जुन ये याद रखना है। नाग पर सवार है कौन? कृष्ण। और अर्जुन के दोस्त कौन है? कृष्ण। तो कौन सी नदी आ जाएगी? कृष्णा नदी। ठीक है, और ये कहाँ जाता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है।
नेक्स्ट सवाल है आपका 17 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता है इंडिया से शुरू हुआ था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने किया था, और ये 21 जून को मनाया आयोजित किया जाता है। और कुछ, जैसे कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय, ये अंतर्राष्ट्रीय है यानी इंटरनेशनल है, महिला दिवस। महिलाओं को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं वही सवाल का आपको जवाब दूंगा या फिर एक्सप्लेन करूंगा, जो कि महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया? ठीक है, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? लगभग सबको पता हो, ये सारनाथ में देते हैं। सारनाथ कहाँ है? बनारस में। कहाँ है? बनारस में। बनारस के सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपको पता है, बोध गया में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है। परंतु उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ दिया था। ठीक है, बोध गया में नहीं दिया था। और सारनाथ में इन्होंने कितने? 5 शिष्यों को अपना उपदेश दिया था। जैसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो कि ये पहला उपदेश देते हैं उससे। ठीक है, सारे चीजों को याद रखेंगे, इनके जन्म से लेके आगे की चीजें, इसे क्या कहा जाता है वो भी आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 19 है, भारत का राष्ट्रीय अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? सॉरी, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति किसे दे सकता है? बताइए। राष्ट्रपति किसे दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को। ठीक है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? तो संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र आर्टिकल 51, सॉरी 56 ए या फिर 1 ए के अनुसार। ठीक है। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देने वाला होता है तो उपराष्ट्रपति जो है तुरंत लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनको बताता है। उनको क्या बताता है कि राष्ट्रपति जो है क्या देने वाले हैं? त्याग पत्र देने वाले, ताकि फिर से क्या हो, चुनाव की शुरुआत की जा सके और देखा जा सके कि वो त्याग पत्र क्यों दे रहे हैं। ये सब जांच पड़ताल होती है, बहुत लंबे प्रोसेस से गुजर। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन? ठीक है, नीति आयोग के, नीति आयोग के वर्तमान कार्यकारी सीईओ कौन? तो ये है बी आर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी सीईओ कौन है? बी आर सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम।
अगला सवाल आ जाता है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता है? शिवाजी के, ठीक है, शिवाजी का मंत्रिमंडल जो था उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो अष्टप्रधान नाम से जाना, अष्टदिग्गज नहीं, अष्टप्रधान नाम से जाना जाता है। अकबर का नवरत्न से जाना जाता है, ठीक है, अकबर के मंत्रिमंडल को अकबर के मंत्रिमंडल को नवरत्न से जाना जाता है, ठीक है, अष्टप्रधान नाम से शिवाजी को जाना, जिसमें 8 मंत्री परिषद होते थे, ठीक है, इसे अष्टप्रधान कहा गया। और इसमें मुख्य पद होता था पेशवा का, पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है, पेशवा का सबसे मुख्य पद होता था, और ये अब प्रधानमंत्री कह सकते, प्रधानमंत्री होता था। क्वेश्चन नंबर 22, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था? ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर दिया गया था, तो ये लगभग सभी को याद होगा। लाहौर अधिवेशन होता है 1929, जिसमें कौन होते हैं? हमारे नेहरू जी होते हैं, ठीक है, नेहरू जी क्या करते हैं? औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर, ठीक है, वहां से शुरू होता है। और ये भी होता है 26 जनवरी 1929 को, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल 0 आवर किस देश की देन है? ठीक है, 0 आवर किस देश की देन, मतलब किस देश से लिया गया? 0 आवर, शून्य आवर, ये भारत की है। संसदीय व्यवस्था में भारत ने शून्य आवर लाया है, ठीक है। ये वर्ष 1962 में लाया गया है, लाया जाता है भारत के द्वारा 1962, ठीक है। और इसके अनुसार ठीक दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होता है, ठीक है। यह प्रश्नकाल कब शुरू होता है? 12 बजे के, यानी कि शून्य आवर कब चालू होता है? आफ्टर 12 ओ क्लॉक, यानी कि 12 बजे के बाद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये लगभग सबको याद होगा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान होता है, ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान आ जाता है, ठीक है। और जनसंख्या के दृष्टि से कौन आ जाता है? उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से, ठीक है। यहाँ जनसंख्या ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये जो है मैदानी क्षेत्र है, और राजस्थान क्या रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या उतनी नहीं है, बट क्षेत्र ज्यादा है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? जैसे कि सूर्य का बाह्यतम परत, जैसे कि हमारी पृथ्वी का बाह्यतम परत होता है, ठीक है, जो मंडलों में भाग बांटा गया है, ठीक है, वैसे ही सूर्य की भी बाह्यतम परत होती है, तो इसे हम कहते हैं किरीट या कोरोना, ठीक है, किरीट या फिर कोरोना। और ये कब दिखाई देता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तब, सूर्य ग्रहण पूरी तरह से लगता है तब दिखाई देता है कोरोना, मतलब इसका लास्ट परत। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? ठीक है, ठंडी जलधारा आपको बताए, जलधाराएं आप याद रखेंगे तब आपको पता होगा कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है। ज्यादा नहीं होती, कुछ ही होती हैं, आपको 8 से 10 याद करनी होती, बस उसके बाद आपको लगभग सब पता चल जाएगा। तो इसमें आपका
ये गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि स्ट्रीम दिया है तो ये तो गर्म ही होगी। क्यूरोशियो का जलधारा, ये भी गर्म धारा, गर्म जलधारा है। ब्राजील जलधारा, ये भी गर्म है। लेब्राडोर का जलधारा जो है ठंडी जलधारा। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन देश कौन सा है? कॉफी उत्पादन देश, ये लगभग आप सभी को पता होगा कि कॉफी कहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ब्राजील। अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है। अगला सवाल हमारा है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार किसे है यदि वो दल बदल का दोषी पाया जाता है? ठीक है, अगर वो दल बदल दोषी पाया जाता है, यानी कि संसद का सदस्य होने के बाद आप दल बदल नहीं कर सकते। सदस्य बनने के बाद आप कोई भी दल को बदल नहीं सकते। ठीक है, संसद में ये रूल। तो ये अधिकार किसके पास होता है ये आपको बता। तो ये हो जाता है संबंधित सदन के अध्यक्ष यानी सभापति। किसको होता है? सभापति। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। ठीक है, जिसके अनुसार क्या होता है कि सदस्य की योग्यता का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही लेंगे और राज्यसभा में सभापति करते हैं। ठीक है, ये हो गया लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? इंडिया में ज्यादातर बैंक्स और बाकी सबका मुख्यालय मुंबई। ठीक है, कुछ एक आध का जो है नई दिल्ली, बैंक्स का तो नहीं। अगला सवाल है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी मतलब ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हो, यानी प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी निजी क्षेत्र ज्यादा, यानी पूरी तरह से निजी क्षेत्र पे ये कार्य करता हो तो उसे पूंजीवादी। निजी स्वामित्व, प्राइवेट ओनरशिप होगा तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। जैसे कि अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है लगभग पूंजीवादी। पूंजीवादी मतलब वहां पर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर मिलेगा। जैसे कि आपको वहाँ का स्पेस एक्स कंपनी का नाम सुने होंगे, तो एक स्पेस का पूरा चलाने का निजी क्षेत्र के पास अधिकार है। रेलवे चलाने का निजी क्षेत्र के पास अधिकार है। मतलब कई ऐसे चीजें हैं जो निजी क्षेत्र में लोग चला सकते हैं, तो इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है, प्राइवेट ओनरशिप। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर भी है और आपके प्राइवेट सेक्टर के बाद में सरकारी क्षेत्र भी है। नए पैटर्न के अनुसार कथन और करण के क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर कथन ए है, भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये सही है। इनकी अध्यक्षता में ही प्रारूप समिति का गठन होता है। इसकी अध्यक्षता में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। करण में दिया है, डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने संविधान के अंतिम पाठ को तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। यस, सही है। हमारे अम्बेडकर जी को, डॉक्टर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, ये सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या कर रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। आपको कथन और करण में ऐसे ही देखना होता है, पहला सही है कि नहीं, दूसरा उसका व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ऐसे पढ़ना होता है और फास्टली पढ़ेंगे। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, सही है, 1922 में इन्होंने वापस ले लिया था। कारण है कि चौरी चौरा में भड़की हिंसक भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। ये भी सही है। ठीक है, सही है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और एड ऑन होना चाहिए था, जिसके वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, ठीक, तब और सही रहता। 33 नंबर क्वेश्चन, कथन यह है, भारत के राष्ट्रपति को केवल महाभियोग यानी इम्पीचमेंट द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, महाभियोग से हटाया जा सकता है। हटाने के लिए वो खुद से हटना चाहे तो वो हट सकते हैं इस्तीफा देकर, लेकिन हमें हटाना हो तो केवल महाभियोग से ही हटाया जा सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। आर यानी कि करण, रीजन क्या है, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। हाँ, शुरू की जा सकती है, परंतु क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है इम्पीचमेंट की, ये तो सिर्फ बता रहा है, ये बता रहा है कि किसी भी सदन में किया जा सकता है, शुरुआत किया जा सकता है। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर, ठीक है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर। जैसे जैसे आप कथन और करण के क्वेश्चन करते जाएंगे मेरे साथ, लगभग 60 में आप लोगों को टोटल ये प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, और सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद और आप लोगों के कमेंट के अनुसार मैं और भी ज़्यादा ला सकता हूँ, और नए पैटर्न पे होगा। ये आपको एसआई के प्रीलिम्स में भी मैच करेगा, और आपके बिहार के किसी भी पुलिस के एग्ज़ाम में यानी कि कांस्टेबल के एग्ज़ाम में मैच करेगा, ठीक है। अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट आएगा कुछ और के लिए, जैसे बिहार एसएससी या फिर ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई करने के लिए, तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, लेकिन ये होगा 1 से 2 मतलब 2 के सब्सक्राइबर के बाद, ठीक है। प्रश्न 34 यानी कि 34 नंबर क्या कह रहा है, 34 नंबर कह रहा है, कथन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों में कोई बड़ा डेल्टा नहीं बनता है। पश्चिमी मैदानों की बात कर, सही है, क्योंकि पश्चिम की ओर जितनी भी नदियां जाती है वो फ्रम्स घाटी से बहकर जाती है, फ्रम्स घाटी से बहने के कारण वो डायरेक्ट नदी में प्रवाहित हो जाती है। जैसे कि कौन सी हो गई, कौन सी हो गई बताइए, कौन सी हो गई, नर्मदा हो गई, ठीक है, तापी हो गई, ये सब वो पश्चिम की ओर तो डायरेक्ट क्या करती है, अरब सागर में गिर जाती है, तो इसलिए डेल्टा नहीं बनाती है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां अत्यंत तीव्र ढलान से होकर बहती है और छोटी दूरी तय करते ही जिससे वे गाद नहीं जमा जमा पाती है। हाँ, ये भी सही, ठीक है, पश्चिमी घाट की अत्यंत तीव्र ढलान से होकर गुजरती है और ये गाद जमा नहीं कर पाती है, तो दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, ठीक है। आपके जो भी सवाल होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि कोई सवाल है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, अगले सेट में मैं उसका आंसर दे दूंगा या फिर उसकी व्याख्या कर दूंगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, कथन है, मुद्रा अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से किसी देश के निर्यात सस्ते और आयात महंगे हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि मुद्रा अवमूल्यन से, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डिवैल्यूएशन मतलब करेंसी का वैल्यू घटा देने से किसी देश के निर्यात और सस्ते हो जाते हैं और आयात महंगे हो जाते हैं, यानी कि खरीदने की चीज़ें जो होती हैं वो महंगी हो जाती है, और निर्यात यानी कि जो हमारे पास चीज़ें हैं जिसको बेचना है दूसरे देश को, वो सस्ती हो जाती है। तो ये बात क्या कह रहा है, ये बात सही है कि गलत है बताइए, सही है, ठीक है, ये बात सही है। दूसरी बात कर रहा है करण, अवमूल्यन के कारण घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है। हाँ, ये भी सही है, जानबूझ के कम कर दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है,
ताकि जो है हमारे निर्यात जो है बढ़ सके। ठीक है, अब मान के चलिए कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन उसका निर्यात कम है, यानी कि दूसरे देश वाले हमारे खरीद नहीं रहे, कहीं और खरीद रहे हैं जहाँ उनको सस्ता पड़ रहा है, तो मूल्य को गिरा दिया जाता है ताकि उनके मूल्य के वैल्यू यहाँ ज़्यादा हो और इसके कारण वो क्या कर सके, यहाँ से खरीद कर सके। खरीदने से क्या होगा, हमारे यहाँ का प्रोडक्शन जो है बिक पाएगा और यहाँ पे लोगों को फायदा मिल पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या। ठीक है, मिलान वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, मिलान वाले क्वेश्चन हम देखें। पहला है हड़प्पा स्थल है और नदी है। तो हड़प्पा कहाँ होता है, हड़प्पा होता है रावी नदी के पास। ठीक है, हड़प्पा कहाँ होता है, रावी नदी के पास। मोहनजोदड़ो कहाँ होता है, मोहनजोदड़ो कहाँ होता है, सिंधु नदी के पास, मोहनजोदड़ो, जिसको मोहनजोदड़ो बोलिए, मोहनजोदड़ो भी देखो। लोथल कहाँ होता है, भोगावा नदी के पास। ठीक है, ये सिर्फ आपको ये याद रखना है कौन सी किस नदी के पास, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। ठीक है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा कि बस क्रिस क्रॉस हो रहा है, क्रिस क्रॉस हो रहा है। आपको जैसे एग्जाम में मिलेगा, हो सकता है कि पहले का चौथा हो, दूसरे का तीसरा हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो आप इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। कालीबंगा, कालीबंगा लास्ट बचा है, घगर नदी। ठीक है, घगर नदी में हो जाएगा। अनुच्छेद और प्रावधान दोनों। ठीक है, 61, 61 का क्या हो जाएगा, 61 का राष्ट्रपति पर महाभियोग, सबको याद होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, अच्छा मैंने इसका आंसर नहीं बताया, इसका आंसर मैच करने के अनुसार क्या हो जाएगा, पहले का 2 है, दूसरे का 1, तीसरे का 4 है। ठीक है, ठीक, डी हो जाएगा। हाँ, तो इस पे हम चल रहे थे, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, अनुच्छेद 110 क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 110 क्या हो जाएगा, धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा हो जाएगा। अनुच्छेद 72 क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 72 क्या हो जाएगा, बताइए। अनुच्छेद 72 आपका हो जाएगा राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 72, 72 है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं राष्ट्रपति आ जाएंगे, राष्ट्रपति इसमें कहाँ है? ये है, और ये तो महाभियोग आपको याद ही है। अनुच्छेद 123 क्या कहता है, अनुच्छेद 123 क्या कहता है, लास्ट बचा है, बट नॉट अ लिस्ट। अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति या शक्ति, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग कहिएगा कमेंट में, अगर स्पीड बढ़ाना होगा तो स्पीड बढ़ा दूंगा, एक्सप्लेनेशन कम करना होगा तो कम कर दूंगा, जैसा आप लोग को अच्छा लगे आप लोग बताइएगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है पर ये एक्सप्लेनेशन के साथ है तो आपको याद भी होगा। ठीक है, मेरा आवाज़ हो सके तो सही जा रहे हूँ। 38 नंबर सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। तो घास के मैदान है, दूसरी है देश। तो घास के मैदान में पहले पेरियारी आ जाता है, पेरियारी घास का मैदान कहाँ है ये आपको बताना है, यानी कि पेरियारी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में कहाँ है, उत्तरी अमेरिका। पंपास घास का मैदान कहाँ है, पंपास घास का मैदान कहाँ है, पंपास घास का मैदान कहाँ है, अर्जेंटीना। ठीक है, पंपास घास का मैदान कहाँ है, अर्जेंटीना। वेल्ड, वेल्ड घास का मैदान कहाँ है, वेल्ड घास का मैदान कहाँ है बताइए, वेल्ड घास का मैदान कहाँ है,
बेल्ट घास का मैदान आ जाएगा, और सॉरी इधर दक्षिणी अफ्रीका, कहाँ जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका। और डाउन्स कहाँ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, डाउन्स का ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। साथ के साथ आप हो सके तो याद भी करते चलेंगे संस्थापक और गठन। इसमें संस्थापक को गठन से मिलाना है। राजा राम मोहन राय, क्या सबको याद है राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, कौन से संगठन की गठन की थी? यस, आई थिंक सबको याद होगा, ब्रह्मो समाज। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था क्वेश्चन में, ब्रह्मो समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ये किसकी स्थापना करते हैं, प्रार्थना समाज की। आत्मा क्या करती है, प्रार्थना, आत्मा करती है प्रार्थना, इसलिए आत्माराम पांडुरंग समाज। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। ठीक है, मिशन स्कूल ऑफ राम, खैर वो नहीं है, रामकृष्ण मिशन ये बनाते हैं स्वामी विवेकानंद। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती का ऑलवेज याद रखिएगा आर्य समाज। ठीक है, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि विवेकानंद को आर्य समाज में मार देते हैं और स्वामी दयानंद को सॉरी कृष्ण, रामकृष्ण मिशन। तो स्वामी विवेकानंद को याद सिर्फ रखिएगा कि इन्होंने रामकृष्ण मिशन ही बनाया था और किसी पे ध्यान नहीं देना। और जब भी स्वामी दयानंद सरस्वती मिले आर्य समाज में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, P2, सॉरी C हो जाएगा, P2 Q1 R4 S3। ठीक है, ये कुछ अलग है, ABC नहीं है, पर आप लोगों को नाम से तो पता चल रहा है, तो आप इस पे ध्यान दें। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन में विटामिन और उसके नाम। ठीक है, विटामिन ए सबको याद होगा, विटामिन ए क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन B1, विटामिन B1 को क्या कहते हैं, विटामिन B1 को क्या कहते हैं, बताइए विटामिन B1 को क्या कहते हैं, विटामिन B1 थायमिन, थायमिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन सी को क्या कहते हैं, विटामिन सी को क्या कहते हैं, विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेर, कैल्शियम। ठीक है, विटामिन डी से हमें मिलता है कैल्सीफेरो। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, बिहार सामान्य ज्ञान यानी बिहार स्पेशल का शुरुआत करते हैं। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, दिया जाता है 24 डिग्री और 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से। बिहार के किस प्रसिद्ध नेता को लोकनायक के नाम उपनाम से जाना जाता है, लोकनायक, लोकनायक सबको पता होगा, लोकनायक कौन थे, जयप्रकाश नारायण नायक, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था, कुछ चीजें बात जान लेते हैं। जयप्रकाश नारायण ने क्या था, क्या किया था, इन्होंने 1974 में, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। छात्र आंदोलन जो कि हर साल होते रहता है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, आंदोलन का नेतृत्व।
जिसके बाद इन्हें लोकनायक कहा गया। ठीक है। बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाण युगीन अवशेष यानी स्टोन एज रिमेन्स प्राप्त हुए? पाषाण कालीन अवशेष। ठीक है, पाषाण कालीन स्टोन एज के टाइम पे ये कौन सा हो जाएगा, कौन सा जिला हो जाएगा, कौन सा जगह हो जाएगा? इसे याद रखेंगे, चिरांद। चिरांद से प्राप्त हुआ है स्टोन एज का कुछ साक्ष्य। बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष स्थित है? विक्रमशिला की बात कर रहा है, बताइए बताइए बताइए। विक्रमशिला, विक्रमशिला भागलपुर। और नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। पटना उच्च न्यायालय, पटना हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये बहुत बार पूछा गया सवाल है और ये लगभग सबको याद होगा। कब होगा? 3 फरवरी 1916। 1916 भी याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, 3 फरवरी 1916। बिहार का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, किशनगंज। ठीक है, किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होने का कारण क्या है? नेपाल के करीब में पड़ता है और वो नेपाल जो है पूरी तरह से कौन सा एरिया हो जाता है? हिली एरिया हो जाता है, यानी पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है, इसलिए वहां पर वर्षा ज्यादा होती है। बिहार में 1929 में प्रांतीय किसान सभा यानी कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किसने किया था? किसने किया था किसान सभा का गठन, किसने किया था? बताइए बताइए। किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में ज्यादातर चीजों का गठन नहीं हुआ, कुछ ही चीजों का हुआ है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है बताइए। सबसे ज्यादा बड़ा जिला सबको याद होगा, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला। किस दृष्टि से? क्षेत्र की दृष्टि से। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बनी थी? महिला सबको पता होगा, राबड़ी देवी। ठीक है, राबड़ी देवी कौन होती है? लालू यादव की पत्नी होती है। प्रश्न 50, वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? अभी किया जा रहा है। ठीक है, ये किया जा रहा है कैमूर में। कहाँ? कैमूर। कैमूर में बाघ और चीते भी दिखाई देते हैं। ठीक है। 51 क्वेश्चन है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला की ऊंचाई कितनी है? सोमेश्वर किला यानी सोमेश्वर फोर्ट। अब सोमेश्वर फोर्ट इतनी ऊंची नहीं है, फोर्ट ऊंचाई पे बना हुआ है, यानी कि किसी पहाड़ी पे बना है। सोमेश्वर पहाड़ी पे बना, पहाड़ी का भी नाम सोमेश्वर। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताना है आपको। कुछ फोर्ट दिख रहा है इसमें? ये 950, 900, 750, 1050, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। फोर्ट कैसा दिख रहा है? ये वो दिख रहा है, यानी अलग दिख रहा है। तो आंसर हो जाएगा 879.4। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा जो है साझा करता है, एकमात्र ऐसा जिला है। कौन सा है? कटिहार। कटिहार, कटिहार एकमात्र ऐसा जिला है जो कि झारखंड से भी मिलता है और पश्चिम बंगाल से भी। मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बिंबिसार की प्रारंभिक राजधानी आपको बताना है, जिसे हम क्या कहते हैं? राजगृह या फिर गृह
ब्रज, ठीक है, गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है, राजगृह के नाम से, और आजकल आजकल क्या बोला जाता है राजगृह को? बताइए बताइए बताइए, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। राजगीर को आजकल क्या कहा जाता है? राजगीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजगीर। गृह ना करके गिर कर दिया गया, राजगीर। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसको याद जरूर रखिएगा, इसको याद जरूर रखिएगा। आरक्षित सीटों कितनी है? 38। एससी के लिए 38 सीटें। विधानसभा की बात कर, ठीक है, विधानसभा की बात कर रहे हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में बिहार के किस स्थान पर हुआ था? बिहार के किस स्थान पे हुआ था? ये लगभग सबको पता होगा, पटना साहिब। पटना साहिब, साहिब नाम भी इन्हीं के नाम से पड़ा है। पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। सामान्य विज्ञान से अब क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? नाभिक की बात कर रहा हूँ। नाभिक में कौन से हो जाएंगे? प्रोटॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये नाभिक के अंदर होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित होता है, जो कि चारों तरफ इनका चक्कर कर रहा होता है, ये आपको पता होगा। रडार का पूर्ण रूप क्या है होता है? रडार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रडार का हो जाता है रेडियो डिटेक्टेड एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ये बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, साइंस में ये जरूर पूछता है। तो कैसी होती है? अनुदैर्ध्य और यांत्रिक तरंगे होती है। लॉन्गिट्यूडिन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिन, इसको याद रखेंगे जरूर। 59 क्वेश्चन। एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर, यानी जिसे एचपी कहते हैं, 1 एचपी में कुल कितने वाट होते हैं? 1 हॉर्स पावर में कितने कुल वाट होते हैं? तो इसको 746 वाट याद रखेंगे, ठीक है। जैसे मोटर की बात करते हैं ना, 1 एचपी का है, 2 एचपी का है, तो इसी की बात करते हैं, हॉर्स पावर की। तो उसका वाट आप ऐसे निकाल सकते हैं, 746 से। प्रश्न नंबर 7, यानी कि किस धातु को रणनीतिक धातु यानी स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है? क्योंकि इसका उपयोग अंतरिक्ष और रक्षा उद्योगों में अत्यधिक होता है, ठीक है, अत्यधिक होता है। किससे कहा जाता है? टाइटेनियम को। टाइटेनियम ये सबसे मजबूत धातु होता है, जो कि जल्दी टूट नहीं सकता। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑफकोर्स लैक्टोमीटर ही होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। जब आपको लैक्टिक अम्ल याद है तो लैक्टोमीटर याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जिसपे आप थोड़ा सा माइंड लगाइएगा तो आपको आंसर उसका मिल ही जाता है। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य आपको बताना है। इंसुलिन क्या करेगा? रक्त में शर्करा, ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगर शर्करा ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, कम हो गया तो भी दिक्कत है, तो इसको कंट्रोल करता है, याद रखेंगे, ठीक है। पूरा साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ, अगर आप कहिएगा तब एक्सप्लेन करूँ। पेनिसिलिन, जो कि एक प्रसिद्ध एंटीबायोटिक है, किससे प्राप्त की जाती है?
किससे प्राप्त की जाती है? बताइए। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ये हो जाएगा कवक, फंगस, मॉल्ड से, फंगस से। ठीक है, फंगस क्या होता है? तो एक तरह से काई समझ लीजिए, जो कि आप पेड़ों के साइड में देखे होंगे, फंगस लग जाते हैं, वही होता है। दूसरा है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना का परिणाम है? ठीक है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना का परिणाम है? ये सबको पता होगा, 10th क्लास में सबने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तनांक। अपवर्तनांक याद रखिएगा। रिफ्रैक्शन होता है, और ऑटो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। कोई नॉइज आ रहा होगा तो उस पर फोकस नहीं कीजिएगा, हो सके तो मैं नॉइज का कुछ सॉल्यूशन करूंगा। 65 है, सिरका विनेगर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, विनेगर है, कैसा होगा? क्या ये खट्टा होगा? खट्टा होगा तो एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, सीनाबार। सीनाबार निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? सीनाबार, सीनाबार, सीनाबार किस मुख्य? पारा का, मरकरी, Hg से इसे शो किया जाता है। ठीक है, आगे के सवाल थोड़े और टफ होंगे, आगे के जो सेट होंगे उसमें। अभी के लिए आप लोगों के लिए नॉर्मल सवाल मैं दे रहा हूँ, ताकि सबका शुरुआत जो होता है नॉर्मल से होता है, आगे के सवाल थोड़े से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, परम शून्य तापमान, अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मान कितना होता है? अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आपको बताना है, तो ये होता है -273, यानी 273.15 डिग्री केल्विन या जीरो के। ठीक है, इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स भी होते हैं वो भी स्टॉप हो जाते हैं, आणविक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो भी स्टॉप हो जाती है, ये इसको परम शून्य इसलिए कहा जाता है। प्रश्न संख्या 68, मानव खोपड़ी ह्यूमन स्कल में कितनी हड्डियां होती है? बहुत बार पूछी गई सवाल है, कितनी होती है? 29 होती है, इसको याद रखेंगे, 29 हड्डियों के साथ। ठीक है, मानव स्कल यानी कि ह्यूमन खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है, कितनी होती है? 29, 29, एक कम, एक कम। ठीक है, रेबिज, हेलिट्रोफोबिया, ठीक है, हेलिट्रोफोबिया, रेबिज नामक रोग किस वायरस के कारण होता है? किस वायरस के कारण होता है? बताइए, रेबिज किस कारण होता है? जैसा नाम वैसे काम, रेप्टो वायरस। ठीक है, रेप्टो वायरस या रेप्टो वायरस, रेप्टो वायरस याद रखें। रसोई गैस सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए प्रयुक्त सल्फर यौगिक एथिल मैकैप्टेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मैकैप्टेन याद रखेंगे। ठीक है, कभी ये भी पूछ लेता है कौन सा गैस होता है, और कभी इसका सूत्र भी पूछ लेता है। ठीक है, तो सूत्र में क्या बताएंगे? सूत्र में बताएंगे C2H5SH, C2H5SH। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जल्दी सवाल खत्म होने वाले हैं, क्योंकि ये 100 सवाल है तो थोड़े आराम आराम से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो 2 बार 3 बार करके देख सकते हैं, लेकिन हाँ, सारे सवाल जरूर देखिएगा, इससे आपके स्कोर के पता चलेंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है इसमें से। सवाल तो अभी आसान है, लगभग स्कोर आपके ज़्यादा जाने चाहिए। अनुवान अनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है, यानी अनुवंशिकी का फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है? 71 क्वेश्चन, सबको पता होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवंशिक का जनक ग्रेगर जॉन। ठीक है, 72 क्वेश्चन नंबर है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, जो कि उदासीन प्रकृति का आता है? उदासीन कह दिया तो यहीं से आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
नहीं ये खट्टा होगा, नहीं ये एसिडिक का, नहीं है बेसिक हो, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है। किस तरंग को निर्वात वैक्यूम में संचारण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? किस तरंग कल भी मैंने बात किया था, जिसने कल का कोई सवाल देखा था। थोड़ा बहुत मेरा वीडियो जो है कट रहा था, जिसके कारण मैं अभी वीडियो नहीं डालूंगा, मतलब मेरा खुद का फेस नहीं डालूंगा, पर मेरा वॉइस आई थिंक क्लियर है और ये पेन भी क्लियर है। तो उस अनुसार 73 का मैंने बात किया था कि कौन जो है 73 का नहीं, वैक्यूम में कौन जो है चलता है। तो ये चलता है, कौन सी तरंग होंगे वैक्यूम में चलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे, जैसे कि प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश की मैंने बात की थी। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो वैक्यूम में भी चलती है। अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये सब तो पता है, लाल रंग किसके कारण? उस हीमोग्लोबिन, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। 75 नंबर क्वेश्चन। शुरू के क्वेश्चन में समय लगते हैं, आगे के सवाल में समय नहीं लगेगा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी कमी होती है? कौन सी कमी होती है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, रिकेटस। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। रिकेटस से क्या होता है कि हड्डियां जो होती हैं बच्चों की कमजोर हो जाती है और टेढ़ी हो जाती है। इसलिए बच्चों का पूर्ण ध्यान रखना पड़ता है उनके न्यूट्रिशन का, कि उनको सही खाना, सही विटामिन मिल रहा है कि नहीं। विज्ञान के कथनकरण के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है। पहला है, पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। हम्म, सही है। ठीक है, सही है। ऊंचाई, ऊंच ऊंच ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब आप समझते हैं क्या होता है? वायुमंडलीय दाब क्या होता है? क्या मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं? दोनों सही है, इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या। ठीक है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? देखिए, जैसे कि पानी के अंदर आप मछली को देखे होंगे। ठीक है। तो पानी लेयर बाय लेयर होता है। ठीक है। उसकी जितनी गहराई होगी उतना वजन उसका आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर मान लीजिए एक बाल्टी पानी है, तो सबसे ज्यादा वजन उसका निचले छोर पे हो। ठीक है। तो वो दबाव जो बाल्टी का है सबसे नीचे ज्यादा होगा। तो वैसे ही हमारे वायुमंडल यानी कि पूरी पूरी पृथ्वी में हवा भरा हुआ है। ठीक है, पूरी तरह से हवा भरा हुआ है। तो उस हवा का जो प्रेशर है, हवा का वजन बहुत कम होता है, बट हवा का जो प्रेशर है वो हम पे आता है, हम पे आता है, हर चीज पे आता है। ठीक है। अगर उसे हटा दिया जाए तो हम इतने फ्री हो जाएंगे कि हम हवा में लगभग ऊंचाई तक कूदने लगेंगे, हमारी कूदने की क्षमता बढ़ जाएगी, जैसे कि चांद पे होता है। आप लोगों को पता है, चांद पे वायुमंडल नहीं होने का हम बहुत हल्के हो जाते हैं। तो हमारे वजन वेट में थोड़ा सा इसका भी रोल होता है। ज़्यादा भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगर साइंस पढ़ाऊँ तो मैं ज़्यादा explain- ठीक है। तो अगला सवाल है 77। तांबे के बर्तन को लंबे समय तक आर्द्र हवा में रखने पर उन पर हरे रंग की परत जम जाती है। हाँ, तांबे में हरे रंग की परत जम जाती है, सबने देखा होगा। यह हरे रंग की परत कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड की होती है, CuCO3 एंड CuOH2 का होता है। ठीक है, इस पे फोकस नहीं करेंगे, इस पे फोकस नहीं करेंगे, इसको ध्यान से याद रखेंगे और इसको ध्यान से। ठीक है। इसी का और का मिश्रण होता है, ये भी सही है। ठीक है। इसी का मिश्रण होता है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या। ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 77 78। 78
कथन कह रहा है हीरा विद्युत का कुचालक है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का उत्तम सुचालक है। हाँ हाँ बिल्कुल। ग्रेफाइट जैसे कि आपको पता होगा पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि विद्युत जो है पास कर जाती है, पर हीरा में नहीं पास करेगी, कभी नहीं पास करेगी। कारण हीरे की संरचना में सभी 4 इलेक्ट्रॉन बंधित होते हैं, जबकि ग्रेफाइट की परतीय संरचना में प्रत्येक कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जी बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर बंधित होंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए सही सही व्याख्या तो कर रहा है, तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 79 नंबर क्वेश्चन। कथन ए, रेगिस्तान में गर्मियों में अक्सर मरीचिका यानी मिरेज दिखाई देती है जिससे यात्रियों को पानी होने का भ्रम होता है। हाँ होता है, होता है, होता है। आप गर्मी के सीजन में देखते होंगे दूर देखने पे लगता है कि कुछ चल रहा है, कुछ ऐसे 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 चल रहा है। ठीक है, वैसे ही कुछ रेगिस्तान में होता है, तो लगता है कि जैसे आगे जो है पानी है। कभी कभी रोड पे भी दिखाई देता है। रोड पे जब आप गर्मी के सीजन में होते हैं तो लगता है आगे जो है पानी है। कभी आप सफर किए होंगे तो आपको लगा। ठीक है, तो ये भ्रम पैदा होता है। कारण है गर्म हवा की परतें ठंडी हवा की तुलना में विरल होती है। ठीक है, विरल मतलब पासिंग, जिससे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। हाँ ठीक है, दोनों होता है। इसके कारण क्या होता है, हमें मृत्तिका तुम ऐसे दिखाई देती है। मृत्तिका मतलब, मिर्ची का मतलब नीरज या फिर मिर्ची का मतलब वही जो हमें भ्रमित करता है, लगता है कि पानी है लेकिन एक्चुअल में पानी नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये और आर दोनों सही है, आर ए के सही। हाँ ठीक है, सी हो जाएगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि सभी का सही हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये तो डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। कभी सही भी होगा, कभी गलत भी होगा। तो हमें पढ़ना जरूरी है कि वो सही है या फिर गलत। कथन यह है वॉशिंग मशीन का सुखाने वाला हिस्सा ड्रायर अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ये आपको पता हो। कोई भी चीज घूमती है, मान के चलिए कोई भी चीज रोटेशन करती है, ठीक है, रोटेशन करती है, तो रोटेशन करते करते क्या करती है, चीजों को बाहर की ओर फेंकती है, बाहर की ओर फेंकती है। इससे क्या होता है कि जो कपड़े में पानी होता है वो घूमते घूमते बाहर की ओर निकलने लगता है, क्योंकि पानी जो है वो मुक्त होता है, उसे तो किसी ने पकड़ नहीं रखा है, पर कपड़े को तो पकड़ रखा है। जिसके कारण क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल होने के कारण। जैसे कि आप कभी डोर में या फिर किसी चीज में पत्थर को बांध के, मान के चलिए डोर में पत्थर को बांध के गोल गोल घुमाया होगा। ठीक है, पत्थर को बांध के गोल गोल घुमाया होगा, तो जब आप गोल गोल घुमाते हैं तो देखते हैं कि पत्थर जो है पास में नहीं रहता, बल्कि जितना हो सके उतना दूर जाने की कोशिश करता है। जैसे कि आप लबड़ में बांध के देखिएगा, लबड़ जो है जितना हो सके उतना दूर हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? सेंट्रीफ्यूगल के कारण होता है, मतलब अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। कारण है अपकेंद्रीय बल अ, एक क्या है, 6 है या 6 है, 6 ही होगा। 6 बल है जो कि स्यूडो फोर्स कहा जाता है। स्यूडो मतलब ऐसा जो कि क्या हो, अ, अलग से, बाहर, बाहर की ओर आप समझ सकते हैं। फोर्स है जो कि वृत्तीय गति में केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। देखिए, बाहर की ओर कार्य करता है। ठीक है, तो हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है।
तो ये जो है आर की व्याख्या कर रहा है, यानी कि ये और आर दोनों सही है, नहीं है ये नहीं होगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, ठीक है ये हो जाए। अब हिंदी व्याकरण में कुछ चल लेते हैं, जो कि हमारे बिहार पुलिस में अक्सर सवाल आते हैं। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पवन, पवन, तो पो प्लस अन आ जाता है, ठीक है। संधि विच्छेद का क्लास आप कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सही से समझ आ जाएगा, ठीक है। किसी का भी आप क्लास कर लीजिए, यानी कि कहने का मतलब है पढ़ाई कीजिए कहीं से पर प्रैक्टिस कीजिए यहीं से। और प्रैक्टिस कौन करा रहे हैं? विकास सर, ठीक है, एमजे क्लासेस। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार में कौन सा समास प्रयुक्त है, ठीक है। शक्ति के अनुसार यानी यथाशक्ति में कौन सा समास प्रयुक्त है, यथाशक्ति की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि यथाशक्ति एक तरह से भाव उत्पन्न कर रहा है ना। यथाशक्ति कोई नाम तो नहीं है ऐसा कुछ, बस यथाशक्ति, तो अभी अभी भाव समास हो जाए। अंतरंग शब्द का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? सही विलोम शब्द किसका? अंतरंग का, अंतरंग का, अंतरंग यानी अंतरंग, आंतरिक रंग हो गया, ठीक है। तो आंतरिक रंग का क्या हो जाएगा? बाहरी, बहिरंग, ठीक है, बहिरी। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता ही है वो क्या होगा? सर्वज्ञ हो गया, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। विद्वान नहीं होता, विद्वान क्या होता है? किसी एक चीज में विद्वान हो सकता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, किसी एक चीज में विद्वान हो सकता है वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सब कुछ नहीं जानता, किसी एक चीज का विद्वान है वो। हाँ, सर्वव्यापी मतलब क्या होता है आपको पता है? जो सब जगह हो, सब जगह। अल्पज्ञ जो कि कम जानता हो, कम ज्ञानी हो, कम जानता हो। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सबको पता है, सब बोलते हैं आसमान पे क्यों चढ़ा रहे हो भाई, आसमान पर क्यों चढ़ा रहे हो, यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना, किसी को अत्यधिक प्रशंसा आप करते हैं, उसके गुण को कहते हैं कि आप ऐसे हैं, वैसे हैं, आप खूबसूरत हैं, आप ऐसे हैं, ठीक है, आप लंबे हैं या आप पढ़ने में तेज हैं। तो अत्यधिक प्रशंसा अगर आप करने लगते हैं, जो नहीं होता है या फिर होता भी है, तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? आसमान पर चढ़ा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? क्या नहीं है? बादल का पर्यायवाची नहीं पे ज्यादा फोकस रखेंगे, ठीक है। तो नहीं है, कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? मेघ, मेघ बादल होता है, ठीक है। जलद, जलद भी बादल होता है, ठीक है। बारिद, बारिद भी बादल होता है। जलज नहीं होता, जलज क्या होता है? जलज क्या होता है? जलज क्या होता है? कमल होता है, कमल को जलज कहा जाता है, जल के अंदर होता है, कमल का फूल, ठीक है, कमल का फूल होता है। सपोर्ट कीजिएगा, मेरा नया शुरुआत है कुछ इस पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर जो जो पहुँच गए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे के कंटेंट और भी अच्छे होने वाले हैं, और और भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। आप लोगों के अनुसार मैं कंटेंट में चेंजेस भी लाऊंगा, और आप लोग चाहिएगा तो किसी विषय पर, जो विषय आपका कमजोर हो सकता है वो विषय में पढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। 87 नंबर, आशीर्वाद शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी क्या है? आशीर्वाद, हम्म, आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद यही होगा, उसने शुद्ध दही भी दिया है। आशीर्वाद का सी हो जाएगा, आशीर्वाद ही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला,
हिंदी वर्ड मालूम है कितने स्वर होते हैं? आप लोग जानते हैं? अ आई हर्षी दिखी जानते हैं? तो 11 स्वर। दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बुरी तरह से हारना। बुरी तरह से हार। उसने अपने दांत खट्टे कर लिए यानी वो बुरी तरह से हार गया। ठीक है। उसने अपने दांत क्या कर लिए? खट्टे कर लिए, बुरी तरह से हार गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन। जिसके समान दूसरा कोई ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके समान कोई ना हो यानी कि वो कैसा हो? अद्वितीय हो, अद्वितीय हो। उसके जैसा दूसरा कोई ना हो, अद्वितीय हो। ठीक है, अद्वितीय। अब इंग्लिश के कुछ सवाल आ जाते हैं जैसा कि हमारे एग्जाम में आता आता ही है। ठीक है, ट्रांसलेशन के सवाल अभी ऐड नहीं है, लेकिन 3-4 या 2-3 सेट के बाद में ट्रांसलेशन के सवाल भी आ जाएंगे। ठीक है। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस स्टेटमेंट फॉर द कार वॉज वॉश्ड बाय राम। द कार वॉज वॉश्ड बाय राम, इसके लिए क्या करना है? एक्टिव वॉइस बनाना है। पैसिव में है, एक्टिव में बनाना है। राम इज वॉशिंग द कार। राम वॉशेज द कार। राम वॉश्ड द कार। क्योंकि वॉज लगा है, तो वॉज लगा है तो ये पास्ट टेंस में आ गया है, तो इसलिए हो जाएगा वॉश्ड हो जाएगा। ठीक है, राम वॉश्ड। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम। ठीक है, ये इडियम है, ये आइडियम से जो भी बोलिए। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ठीक है, यानी कि एक तरह से आप क्या कह सकते हैं हिंदी में इडियम्स को? मुहावरा बोल सकते हैं या फिर अनेक शब्द का। हाँ, मुहावरा ही बोलिए। टू मतलब एक बड़े शब्द का कुछ अर्थ होता है ना, वैसे कुछ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? द बिल्ड अ न्यू हाउस। न्यू लीफ बात कर रहे हैं, टर्न ओवर द ओवर न्यू लीफ यानी कि नए पत्ते के ऊपर से होना, बदलना। टू प्लांट अ न्यू ट्री नाउ। टू रीड अ बुक ऑफ फास्ट, नहीं इसकी बात नहीं कर रहा। टू चेंज बिहेवियर फॉर द बेटर। यस, क्या कर रहा है? चेंज बिहेवियर फॉर द बेटर। अच्छा बनने के लिए अपने बिहेवियर में चेंज लाओ। जैसे कि टर्न ओवर द न्यू लीफ, नए पत्ते का रूप। जैसे कि पेड़ जो है पत्ते बदलते रहता है, वैसे ही अपने बिहेवियर को बदलाव किया जाता है अगर बिहेवियर में प्रॉब्लम है तो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन। शी हैज बीन लिविंग हियर 2015। हैज बीन आ चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में किसकी बात कर रहा है? समय निर्धारित 2015 है, तो क्या आ जाएगा? फोर या सिंस आ जाएगा, बताइए। फोर या सिंस आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। समय निर्धारित हो तो सिंस आता है, और समय निर्धारित ना हो तो फोर आता है। ठीक है। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। इनकरेक्टली बताना है, इनकरेक्टली बताना है। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। क्या बोल? फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली। मेंटेनेंस, MNTE
एनसी मेंटेनेंस, ये ठीक है। रिसीव, RECEIV, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो बच्चा एक्सप्लेनेशन, 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 यही हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन का मीनिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द बॉय डैश स्टोल माई वॉच। यह एक लड़का है जिसने क्या किया, मेरा घड़ी चुरा लिया। तो जिसने, जिसने शब्द के लिए क्या आएगा, जिसने शब्द के लिए क्या आएगा, वो मीन्स क्या होता है, जिसने। दिस इज द बॉय हु स्टोल माई वॉच, ठीक है। ठीक है, गणित के कुछ सवाल है। यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है। 60% में से 60 घटाने पर 60 याद, तो वो संख्या क्या है, ये आपको बताना है। वो बताना है 60% में से 60 घटाने पर परिणाम क्या होता है, 60 प्राप्त होता है। क्या हम कर सकते, 60% यानी बाई 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, इसको कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। 6/10, 10 का एलसीएम लेंगे 10 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा एलसीएम में 10, तो 6 माइनस कितना आ जाएगा, 10 60 से कितना हो जाएगा, यानी कि 10 10 60 गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा, ठीक है। और 600 इक्वल टू 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है, मान लीजिएगा, मैं शॉर्टकट में, ठीक है। 600 में से 600 माइनस 10 हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और 600 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 594 इक्वल टू 600। 60% में से 60 घटाने को 60 प्राप्त, संख्या क्या होगी, ठीक है। इसको माइनस करके देखते हैं, तो इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। 95, 95, हाँ एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है, मानते हैं कि वो एक्स है, ठीक है। एक्स का 60%, ठीक है, इसमें से हमें घटाना है 60 घटाना, परिणाम क्या प्राप्त, यानी कि -60 कर, -60 करते हैं इज इक्वल टू आ जाता है 60, ठीक है। तो एक्स से ये हो जाएगा 60x बाई 100 -60 इज इक्वल टू 60, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 60x बाई 100, ठीक है, सॉरी 60x x इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो 60 प्लस हो जाएंगे 120 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इसमें आ जाएगा, तो 1 2 0 था, और 2 0 ये चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1200 बटा 60 से कटा देंगे, 0 से 0 कटा देंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गए, और 6 से 6 टू 2, यानी क्या बचा हमारा 200, आंसर क्या आ जाएगा 200, ठीक।
97 नंबर क्वेश्चन है। एक साइकिल को 2550 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य बताना है आपको। ठीक है, 2550 में बेचने पर दुकानदार को 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ होता है। ठीक है, क्रय मूल्य सीपी इक्वल टू क्या होता है? सीपी इक्वल टू क्या होता है? सीपी इक्वल टू क्या होता है? सही, एसपी एसपी इंटू इंटू क्या होता है? 100/100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है? सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस 2550 है। 650 गुणे 100 बटे में कितना? 15%, यानी 115 हो जाएगा। 115 हो जाएगा। ठीक है, तो घटा के देखते हैं। 115 है, 5 से घटा तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 20, 5 3 जा 20। 5 से इसको भी ले जाते हैं। 5 5 से 25 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, 5 से 10 आ गया, 23 से कटेगा 23 से। ये 3 2 जा 26 होता है। ठीक है, फेस नहीं कट रहा। कुछ गड़बड़ है, स्टार्टर में गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इससे कट नहीं सकता, ये इससे आने से बोल रहा है। 2525 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। साइकिल का प्राइमर बताइए। 15% का लाभ हुआ है तो हम लाभ को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, इसमें से घटाना होता है। यानी कि टोटल वैल्यू इसका है 100%। ठीक है, आफ्टर लाभ, यानी कि 2525 जो है वो है 115 का वैल्यू। ठीक है, हमें 100 का वैल्यू निकाल, तो क्या करते हैं? 115 इक्वल टू 2550, 2550 को ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं हम क्या? एक का मान ले लेते हैं, तो 2550 बटे में एक एक 5000। ठीक है,
फिर घटाएंगे तो वही हो जाएगा। ट्राई करते हैं, ट्राई कर देख कितना आता है। अगर इसे 5 से ले जा रहे हैं तो 5 2 से 10 और 1 5 15, 5 3 से 15, 23 5 से 15। उसको ले जा रहे हैं तो 5 5 से 25 और इसके बाद 5 1 से 5 और 0 510। क्या 23 से 510 जाएगा? 23 से 510 जाएगा? 510 को 23 से ले जाना, देखते हैं 46 होता है। क्या बचा? 11 में से 6 गया, 5 बचा और 0 0 और 50, 23 तो कभी नहीं। तो यहाँ पे 25 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पे 25 होना चाहिए, तब आ सकता है आंसर 25%, ठीक है। अगर यहाँ पे 25% होता तो यहाँ पे 25 आ जाता, तो हम ले जाते हैं इसे 2 टाइम्स में और 25 5 टाइम्स में। 25 से ये जाता तो 25 से ये कितने टाइम पे जाता, ये 25 हो गया तो ये 510 और फिर 5 से ले जाता हूँ तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 5 2 जा 5 1 जा 5 एंड 5 एकम 5 5 दूना 10 यानी कि 0 2 102 5 510, ठीक है। हाँ हो रही है। ये कुछ डाटा में गड़बड़ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बाद में देख लिया जाएगा। इस क्वेश्चन ऐसे इसका आंसर 2000 आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जिसको आ रहा होगा वो आंसर इसका कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। कहाँ मिस्टेक हो रही है देख लिया जाएगा। 98 क्वेश्चन नंबर है। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 120 है और उनका एचसीएफ 10 है, यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। एक्स पे वेट कीजिएगा। सॉरी फॉर द डिले, कुछ काम से थोड़ा सा रुकना पड़ा, ठीक है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा x इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ वैल्यू क्या है हमारा, x इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू, अच्छा x का 30 भी है ना, तो इसको 30 से गुणा कर देंगे, इज इक्वल टू 120 इंटू 10, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 30 इंटू एक्स यानी कि 30x, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा यानी कि 1200 बटा 30, ठीक है। इसको घटाएंगे
0 से 0 कैंसिल, और ये 4 आ गया 40। आंसर क्या हो जाएगा? 40। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका प्रश्न 99। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। 5 वर्ष में दोगुना हो रहा है, वो उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? ठीक है, 8 गुना बताना है। 5 वर्षों में क्या हो रहा है? दोगुना हो रहा है, तो ज्ञात करना है 8 गुना। ठीक है, 8 गुना 5 वर्षों में, क्या हम इसे देख सकते हैं कि 5 वर्ष में ये कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, यानी कि 2 का पावर 1। ठीक है, तो हमें कितना करना है? हमें 8 गुना। ठीक है, 8 गुना को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। यस, ओके। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो पावर है इसका, मान लिया जो पावर है ये इक्वल टू 3, पावर मान रहे हैं। ठीक है, इसको मान रहे हैं पावर। तो कुल समय कितना है हमारे पास? 5 वर्ष। तो हमें कितना वर्ष लग जाएगा? जब एक 2 गुना करने में इतना लग रहा है, तो आपको सीधे पता चल रहा है 5 वर्ष लग रहा है 2 गुना करने में। 8 गुना करना है तो दो 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, अच्छा 8, यानी 3 टाइम्स, यानी कि 5 3 15, यानी कि हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कुल समय आ जाएगा, कुल समय आ जाएगा 5 गुणे 3 के 10 वर्ष। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी आप सोच सकते हैं कि अगर 5 वर्ष में दोगुना करने के लिए क्या लग रहा है? 5 वर्ष लग रहा है दोगुना करने के लिए, तो 8 गुना कर, तो 2 का 8 गुना कितना कितना गुना हुआ? 3 गुना हुआ। ठीक है, 3 गुना हुआ तो 5 3 15 सीधे। एक पास से डाइस को फेंकने पर एक सम संख्या इवन नंबर आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक डाइस को फेंक रहे हैं जिसमें एक सम संख्या आने की प्रायिकता हम पूछ रहे हैं। ठीक है, कुल संख्याएं डाइस में 6 होती है, आपको पता है। सम संख्या कितनी होती है? सम संख्या 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो सम संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। टोटल संख्या कितनी है? 6 है। 3/6, यानी कि 3 से कट जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। 1/2 कौन सा आंसर है? 1/2 डी हो जाएगा। ठीक, तो सारे सवाल समाप्त होते हैं। एक बार इसको भी ऑब्जर्व कर लिया था कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। वेट कीजिए। एक बार इससे भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम जो है क्या आ रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल, ठीक है, एक साइकिल एक साइकिल को 2550 में बेचने पर एक साइकिल को 2550 में बेचने पर नहीं आ रहा है इसका आंसर, फिर भी नहीं आ रहा। मैंने कैलकुलेटर से भी चेक किया, कर लिया। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। नियरेस्ट मान लगभग ये होना चाहिए। ठीक है, तो समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।
और थोड़ा बहुत आप सब्सक्राइब कमेंट लाइक थोड़ा कीजिए ताकि मेरा जो है मनोबल बढ़े और मैं आगे की क्लासेस अच्छे से कराऊँ, ठीक है। और कुछ कमी हो रही है तो वो भी बताइए प्लीज़, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा खुद से सुधार करूँ और सही करूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।